नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको लगता है कि वो हर रोल के लिए बने हुए हैं, हर रोल में फिट हो जाते हैं। जहां उनको रख दीजिए लगता है कि इस जगह के लिए यही सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। और किस्मत उनका साथ देती है तो होता ये है कि उनकी परफॉर्मेंस कोई देखता नहीं। तो परफॉर्मेंस और किसी स्थान पर या किसी पद पर होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस और मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो शायद वहाँ पर वो ना हो, लेकिन वैसे ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए और पार्टी की पसंद के हिसाब से देखा जाए, मैं राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ, तो शायद उनकी उपयोगिता हो। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं, और एक नहीं दो विभागों के। अध्यक्ष बनने से पहले जब मंत्री थे तो उनके पास सिर्फ एक विभाग था, स्वास्थ्य मंत्रालय। अब दो विभाग हैं। स्वास्थ्य के साथ जो है उनके पास केमिकल फर्टिलाइज़र भी है। ये दोनों मंत्रालय जो संभाल रहे थे, जिन्होंने कोरोना में सबसे अच्छा काम किया, खासतौर से केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री में। स्वास्थ्य मंत्रालय तो उनको बाद में मिला, लेकिन उन्होंने, मैं बात कर रहा हूँ मनसुख मांडविया की, जो हाल तक मतलब चुनाव नतीजे आने से पहले तक इन दोनों विभागों को संभाल रहे थे। उनकी मेरिट नहीं देखी गई, उनको श्रम मंत्रालय में भेज दिया गया। अब शायद सरकार मान रही हो कि ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हो गया हो। वो भी लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, राज्यसभा में थे पहले। लेकिन मैं बात कर रहा था नड्डा जी की। नड्डा जी के बारे में कह सकते हैं कि किस्मत उनके साथ है, और जिसके साथ किस्मत हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए जो है, नड्डा जी को जो मिल रहा है वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल सब गौड़ है। इन पर चर्चा करने की, इन पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनको नया पद मिल गया है, और नया पद है राज्यसभा में सदन के नेता, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता बन गए हैं राज्यसभा में, उच्च सदन में। इस पद पर पिछली लोकसभा में के समय जो है वो पीयूष गोयल थे, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, और उसके अलावा 2-3 मंत्रालय उनके पास थे, और 5 साल तक उन्होंने इस पद को संभाला। वो लोकसभा में चले गए हैं तो जाहिर है कि उनकी स्थिति बदल गई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो राज्यसभा में सदन नेता पद के लिए 3 और दावेदार हो सकते थे। पीयूष गोयल थे ही, राज्यसभा के सदस्य भी थे और नेता सदन भी थे। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और तीसरे सदस्य भूपेंद्र यादव। ये तीनों पिछली बार राज्यसभा के सदस्य थे। इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तीनों को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, और नड्डा जी के सौभाग्य से तीनों जीत गए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर इनमें से तीनों में कोई न जीतता, राज्यसभा में रह जाता तो वो बन जाता। लेकिन ये प्रबल दावेदार थे। प्रबल दावेदार थे इस लिहाज से भी कि नड्डा जी मंत्री बन ही चुके थे, 2 विभागों के मंत्री, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का उनका जो कार्यकाल है वो 30 जून को ख़त्म हो रहा है। तो नड्डा जी की उपलब्धि अगर आप देखें, 2 पैमानों पर उनको परखने की कोशिश करें। एक, अपने राज्य में परफॉर्मेंस। उनके अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, सत्ता से बाहर हो गई, और उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर कहें तो 2 लोगों का, जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग ठाकुर, जो दोनों केंद्रीय मंत्री थे। एक केंद्रीय मंत्री थे और नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन अपने इलाकों में पार्टी को जिता नहीं पाए। और आप विडंबना देखिए कि हिमाचल प्रदेश ने लगातार तीसरी बार राज्य की जो 4 लोकसभा सीटें हैं, चारों पर भाजपा के उम्मीदवारों को विजयी बनाकर भेजा है। लेकिन इस मंत्रिमंडल में लोकसभा से हिमाचल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हिमाचल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? नड्डा जी कर रहे हैं, जो राज्यसभा से हैं। तो अब ऐसा लगता है सोचने पर, नड्डा जी की नियुक्ति के बाद, कि जैसे चुनाव से पहले ही तय कर लिया गया था कि नड्डा जी जब अध्यक्ष पद छोड़ेंगे तो उनको ये पद देना है। वरना तीनों को, जो 3 नाम मैंने लिए, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, तीनों राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़ाने का और कोई मकसद जो है बहुत बड़ा
समझ में नहीं आता, सिवाय इसके कि जो लोग लंबे समय से राज्यसभा में हैं या आगे भी जिनके रहने की संभावना है, उनमें बदलाव होना चाहिए और उनको भी लोकसभा से चुनकर आने की तैयारी रखनी चाहिए और इस तरह का संपर्क रखना चाहिए। ये नीति के स्तर पर बहुत अच्छी बात है और ये सोच भी अच्छी है कि राज्यसभा में कोई जो है आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बन जाता कि आप एक बार राज्यसभा के सदस्य बने तो लगातार राज्यसभा में ही रहेंगे। तो इसलिए जो है लोकसभा से जीतकर आने की ताकत और उसका रुतबा अलग होता है। राज्यसभा में पार्टी आपको नॉमिनेट करती है, यानी पार्टी आपको देती है वो सदस्यता, तब आपको मिलती है। लोकसभा में आप जनता का समर्थन लेकर आते हैं। तो नड्डा जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हुआ। पहला चुनाव नरेंद्र मोदी जिसमें प्रधानमंत्री बने राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा चुनाव अमित शाह के नेतृत्व में हुआ था 2019 में, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो ये चुनाव हुआ है जेपी नड्डा के नेतृत्व में। और पार्टी की क्या स्थिति है ये आपसे छिपी नहीं है। 303 से घटकर 240 पर आ गई। अब इसके लिए देखिए, किसी जीत के लिए, किसी हार के लिए कोई एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं होता। उसी तरह से मैं मानता हूं कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। आप केवल एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी मढ़ते हैं अगर, तो इसका मतलब है आप बाकी बहुत से लोगों को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि इस हार के लिए सिर्फ जेपी नड्डा जिम्मेदार हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, बल्कि अन्याय होगा जेपी नड्डा के साथ। लेकिन कोई तो जवाबदेही बनेगी। आखिर कारणों की खोज होगी तो किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी। क्या जिस तरह से 2014 और 2019 के अध्यक्ष ने काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसी तरह से जेपी नड्डा ने काम किया? ये सवाल तो उतना बड़ा लाजमी है और इसका जवाब भी आना चाहिए। लेकिन इसका जवाब आए, इसकी पड़ताल हो, उसकी रिपोर्ट आए, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए, उससे पहले जेपी नड्डा को प्रमोशन दे दिया गया, मंत्री भी बनाया गया, 2 विभाग दिए गए, अब नेता सदन भी बना दिए गए। अब इसके मेरी नज़र में 2 कारण समझ में आते हैं। जो एक ये कि नड्डा जी के अलावा राज्यसभा में कोई ऐसा वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को नज़र नहीं आया जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सके। जो लोग कंटेंडर थे वो बाहर हो चुके थे क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हो गए। तो इसलिए ये जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ नेता को ही दी जानी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रह चुका हो उससे वरिष्ठ कौन होगा इस पद के लिए। तो जेपी नड्डा का चुनाव उस मामले में बड़ा स्वाभाविक लगता है कि भाई जो लोग राज्यसभा में बचे हैं उनमें सबसे जो है वरिष्ठ वही हैं और उनको अनुभव है मंत्री पद का, संगठन में काम करने का। उनकी परफॉर्मेंस को जज कौन करेगा? अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल कैसा रहा, इसका जजमेंट किए बिना, इसके बारे में निष्कर्ष निकाले बिना उनको इस तरह का प्रमोशन देना, इससे आप एक संदेश भेज रहे हैं कि पद और परफॉर्मेंस का आपस में कोई रिश्ता नहीं है भाजपा में। मैं दूसरी किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज भाजपा की बात कर रहा हूँ, इसलिए भाजपा की ही बात कर रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस से आपको क्या पद मिलेगा ये तय नहीं होता। आपको क्या पद मिलेगा ये तय होता है आप कैसा परफॉर्म करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। और इस तरह से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे पदों पर बैठे हुए हैं जिनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रमोशन मिल जाए। ये इस मंत्रिमंडल में 2 ऐसे लोग, एक नड्डा जी का मैंने जिक्र किया, दूसरे खट्टर साहब हैं, मनोहर लाल खट्टर, जो कुछ समय पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में 2019 का चुनाव लगभग बीजेपी हार गई थी, बहुमत से अल्पमत में आ गई सरकार, लेकिन वो फिर मुख्यमंत्री बनाए गए। लगभग 10 साल मुख्यमंत्री रहे। आखिर में उनको चुनाव से, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हटाना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनको हटाना पड़ा। तो अब लगता है कि उनको हटाया नहीं गया था, उनको केंद्र में लाना था, इसलिए उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। यानी वो फैसला भी मेरिट के आधार पर नहीं हुआ था, वो फैसला भी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं हुआ था। 10 साल जो मुख्यमंत्री रहा हो वो अपने
राज्य में लोकसभा की आधी सीटें हार जाए, भले ही उस समय चुनाव के ठीक समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन पिछले 10 साल से वो मुख्यमंत्री थे, तो लोकसभा की अगर आप आधी सीटें हार जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कुछ तो आप पर भी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आपको लोकसभा का टिकट मिल गया, चुनाव लड़े, जीत गए, आप आए और आपको 2 भारी भरकम मंत्रालय मिल गए। वो मंत्रालय जिनमें बड़े परफॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, खासतौर से ऊर्जा मंत्रालय की बात करूंगा मैं, जिसमें आर.के. सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है और बिजली रिफॉर्म के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है वो इस सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक गिना जाएगा। अब खट्टर साहब का 10 साल का अगर आप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल देखें, मंत्रालयों का जो महत्व है उसको देखें, तो लगता है कि मंत्रालयों के साथ भी अन्याय है और खट्टर जी के साथ भी अन्याय है। लेकिन उनकी एक खूबी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं। और ये बात जो है, प्रधानमंत्री इस बात को बड़ा महत्व देते हैं। तो खट्टर साहब अपनी ईमानदारी के कारण आए, या अपनी नॉन परफॉर्मेंस के कारण आए, या और किसी कारण आए, इसका कोई जवाब किसी के पास है नहीं। लेकिन एक बात साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर मर्ज की दवा नड्डा जी है। हर जगह कहीं भी उनको फिट किया जा सकता है और उनको राज्यसभा में सदन का नेता बनाने का एक संदेश ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट की बड़ी कमी हो गई है। अगर आपको एक ऐसे व्यक्ति को बनाना पड़ रहा है सदन का नेता, जो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है, आम जनता से अगर आप पूछ लें तो दिखाई देगा कि उनका अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कैसा था, ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कमी नहीं है और बाहर भी, जो मानते हैं कि पहली गलती राष्ट्रीय नेतृत्व ने की उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर, दूसरी गलती की उनको एक्सटेंशन देकर। क्या इसे तीसरी गलती कहा जाएगा? पता नहीं। लेकिन देखकर तो ये लगता है कि एक बात तय है कि परफॉर्मेंस, फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, पहले भी कहा था, दोहरा रहा हूँ कि परफॉर्मेंस और पद का कोई रिश्ता नहीं है और ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। इससे संदेश क्या जाता है, जो लोग पदों पर बैठे हुए हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, कि परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भाग्य हमारा साथ देगा, जैसे भाग्यवान जो हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उस तरह से बाकी लोग बोलते नहीं हैं, शायद बाकी लोग सोचते उसी तरह से हैं कि हमारा भाग्य होगा तो मिल जाएगा, हमारा भाग्य होगा तो दिल्ली वाले देंगे। तो नड्डा जी को ये पद मिला है, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सोचने की सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि इसके जरिए वो संदेश क्या दे रही है। क्या पूर्व अध्यक्ष का रिहेबिलिटेशन हो रहा है? क्या टैलेंट की कमी की वजह से उनको दिया गया है, या उनको नॉन परफॉर्मेंस का पुरस्कार दिया गया है? इन तीनों में से क्या है, आप भी सोचिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।